नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक के जो घटनाक्रम है, इस पूरे इतिहास को एक घटनाक्रम के रूप में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं 1885 की, 1885 की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन के नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि इनको हम लोग एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। कहाँ के थे ये? तो स्कॉटलैंड के थे। अब इनकी स्थापना हुई कहाँ पे है? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई है। तो अब हम समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम, चाहे पुरुष हो, महिला हो, या कोई कोई भी इससे प्रथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये थे जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, ये थी हमारी कादम्बिनी गांगुली। कौन? कादम्बिनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये थी एनी विसेंट। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, कब? 1896 1896 की कोलकाता अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे रहमतुल्लाह सायनी, और स्वयं इन्हीं ने ही 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जो वंदे मातरम भारत का जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, इसको स्वयं गाया था। ये वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और इनकी उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है इसको। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद अगला नंबर आता है हमारा 1905 में बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना, ये बंगाल विभाजन का उद्देश्य था। बंगाल विभाजन के समय इसका वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कर्जन। कब से लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। अब बंगाल विभाजन जो है ये दो तरीके से हुआ, एक पश्चिमी बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित किया गया, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या जो थी इसका बहुल क्षेत्र था, यानी कि इनकी जो जनसंख्या है वो अधिक थी। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम था, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी। इस बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो इसका एक ही उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना, ताकि हिंदू और मुस्लिम एक साथ ना रह सकें। अब बंगाल विभाजन से रिलेटेड कुछ और तथ्य समझते हैं। 3 दिसंबर 1903 को इसका विभाजन का प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिश संसद में रखा गया था, और 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा गया। तभी 20 जुलाई 1905 को ये समाचार पत्रों में, अखबार में भी इसकी घोषणा प्रकाशित कर दी गई। फिर 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध करना शुरू हो गया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है ये हो गया। अब बंगाल विभाजन हो गया कब? 16 अक्टूबर 1905 से ये विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को ही रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया था। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अब बंगाल विभाजन के बाद अगला टॉपिक है हमारा 1906 मुस्लिम लीग। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग सम्मिलित थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को
शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। फिर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। फिर इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। देखो, एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा उसमें आपसे कहेगा कि मुस्लिम लीग का जो गठन है वो किस किसने किया है, तो आपको प्रश्न में दे देगा मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, और इनमें से कोई एक दे देगा, हो सकता है आपको दे दे नवाब सलीमुल्लाह। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास में जब 4 ऑप्शन हो जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि इनमें से जो है मोहम्मद अली जिन्ना ये तो जरूर होगा, जो कि इसमें सम्मिलित नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में मुस्लिम लीग में सम्मिलित हुआ था। ये बात आप याद रखना कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो आगा खां और सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क ने की थी, ना कि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना सम्मिलित था। ये कब सम्मिलित हुआ है, तो 1913 में सम्मिलित हुआ है। नेक्स्ट 1907 सूरत का विभाजन। तो 1907 में सूरत का विभाजन हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष हुआ करते थे। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल 2 पंक्तियों में किया गया। अब देखो, आपको उदारवादी अर्थात जो नरमपंथी नेता हैं इनको याद नहीं रखना है, आपको गरम दल के नेता याद रखना है। देखो, आप गरम दल के जब याद कर लोगे तो बाकी के जो बचे हैं वो आपके नरमपंथी नेता हो जाएंगे, तो इसलिए याद करने में एक आसान तरीका हो जाएगा। अब गरम दल के नेताओं की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इनको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, तीनों लोगों को, लाल, बाल और पाल। अच्छा, उदारवादी जो नेता थे इनके बारे में इनका एक बार नाम समझ लेते हैं कि कौन कौन से थे, ताकि कभी एग्जाम में प्रश्न बने तो ये पता भी चल जाए। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु और दीनसा ई वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष, ये उदारपंथी नेता थे। अगला है 1908 का खुदीराम बोस को फांसी। अब 1908 ये खुदीराम बोस को फांसी दी गई, तो इनको समझते हैं। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज इन्होंने किया क्या था, मुजफ्फरपुर के जो जज थे D.H. किंग्सफोर्ड, इनको मारने की साजिश का इन पे आरोप लगाया गया। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है, और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद कौन है, तो वो आप उसको याद रखें, खुदीराम बोस। अगला है 1911 बंगाल विभाजन रद्द। देखो, 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, और यही बंगाल विभाजन जो है 1911 को रद्द कर दिया गया। अब 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था, और इसका गठन 1913 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। अब उसके बाद में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, जो कब से कब तक रहा, 1914 से 1918 तक। इसी बीच में 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, और 1916 में लखनऊ समझौता होता है। 1916 में लखनऊ समझौता, इसमें जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो अंबिका चरण मजूमदार थे। जो आपके नरम दल और गरम दल के नेता अलग हुए थे, वही नरम दल और गरम दल का एकीकरण इसमें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी इसमें समझौता हुआ था। कब, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया है। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो
आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा, सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। इसी समय एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। चंपारण आंदोलन ये कब होता है? 1917 में। तो 1917 में जब, अब देखो गांधी जी जो है वो 1915 में भारत आ गए, उसके बाद में इन्होंने आंदोलन करने का एक बड़े नेता के रूप में ये उभरने लगे। तभी 1917 में चंपारण जो बिहार में है के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की 3 गठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों से किसान से करार यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में जो नील की खेती जो है वो अवश्य कराएंगे। इसी को 3 गठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को जब ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तब इस चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस सत्याग्रह के बाद जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा जो गांधी जी हैं इनको महात्मा की उपाधि दी थी और इसके बाद उन्हें लोग महात्मा गांधी के नाम से भी बुलाने लगे थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई थी तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा था। नेक्स्ट खेड़ा आंदोलन को समझते हैं। तो खेड़ा आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन जो है ये इसके बाद उसी वर्ष यानी कि 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध कांग्रेस के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। मतलब किसानों की जब फसलें नष्ट हो गई फिर उसके बाद भी जो है अंग्रेजी शासन जो है वो किसानों से कर वसूल रहा था। तो गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर भी भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इनके आंदोलन में भी सफलता पाते हुए भारत में एक बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। फिर इसके बाद में 1919 में आता है रोलैक्ट एक्ट। अब देखो रोलैक्ट एक्ट जो है जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलैक्ट एक्ट को भारत में लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ अच्छा लाएंगे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए प्रेरित किया था, अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छा कदम उठाएंगे, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए इस रोलैक्ट एक्ट को नो अपील नो वकील नो दलील यानी कि बिना अपील बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी कहा गया था। बाद में जलियांवाला नरसंहार ये 1919 में हुआ। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई और अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलैक्ट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल, इसको हम लोग रोगिनाल्ड डायर के नाम से भी जानते हैं, ये फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का इसने आदेश दे दिया और इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए कुल लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई, जो कि ज़्यादा थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला खिलाफत आंदोलन, ये 1919 से 1922 तक चला है।
उस समय तुर्की के खिलाफ को सारे विश्व के जो मुसलमान हैं इनको मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेज़ों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। भारत में इस आंदोलन के नेतृत्व अली बंधुओं जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। इसके बाद में आता है असहयोग आंदोलन 1920। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई और यह गांधी का एक भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी, जिसके बाद ये भीड़ ने थाने को ही जला दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए और इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके बाद कई नेताओं ने जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले को आलोचना की थी, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। स्वराज पार्टी, इसके बाद कुछ नेता जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना होती है 1923 में और इसके बाद में कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था और इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो आप ये याद रखना कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, मार्च 1923 में। कहाँ की गई, तो इलाहाबाद में की गई। अगला 1924 बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद में 1928 का साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारे दिए गए। साथ में इसका विरोध भी किया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस की लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु भी हो जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं 1919 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी 1919 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर इसके बाद में दांडी मार्च आता है। ये आपका 12 मार्च से 1930 से स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील की थी। इसके बाद में आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। उस समय ब्रिटिश सम्राट जो था जॉर्ज पंचम था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये था रैमजे मैकडोनाल्ड और इसमें गवर्नर जो जनरल जो था वो था लॉर्ड इरविन।
इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 89, जिसमें से ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतें से 16 प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश भारत के 57 सदस्य जो हैं ये राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और 1 दिसंबर 1931 को ही समाप्त हो गया था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था। उस समय जो ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम ही, और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, लेकिन वायसराय बदल गया था। उस समय जो वायसराय हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन बन गया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी, जो वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि थी सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शहनवाज, और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय थे। दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और मुसलमान इसमें आगा खां थर्ड, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना था। इसके बाद में पूना पैक्ट आता है 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी जी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। इसी को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय जो ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम, और प्रधानमंत्री वही रैमजे मैकडोनल्ड, और वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और कांग्रेस की लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर 1935 में आता है भारत सरकार अधिनियम। 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया, और 1937 को ये भारत सरकार अधिनियम जो है वो लागू हुआ। यह लॉर्ड लिनिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। फिर 1939 में आता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1922 तक भारत आया। इस उद्देश्य को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। फिर इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, और इस आंदोलन में अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको संबोधित किया गया था। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को भी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था, और अंग्रेजियों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था, और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना था। फिर 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था 1945 में। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड बेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह बेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून से 1945 को शिमला में शुरू हुआ था, और 14 जुलाई 1945 तक ये चला था। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ था।
फिर इसके बाद में 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। भारत के लिए संविधान के निर्माण से संबंधित भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था जिसको भारत की संविधान सभा इसको तैयार करती है, वो तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ये कैबिनेट मिशन का काम था। फिर उसके बाद में आता है 1947। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। तो याद रखना, भारत पाकिस्तान जो है वो 1947 में ये अलग अलग दो देश बन गए। किसकी सिफारिश पर? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर हुआ है। तो ये थे हमारे 1885 से 1947 तक की एक इतिहास का घटनाक्रम। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह हर ग्रुप में शेयर करना। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी धमाकेदार वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।